आईएएस एग्जाम 2024 को लेकर के अब हम युद्ध स्तर पर तैयारी प्रारंभ करेंगे और आप सभी की क्लासेस आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होंगी और साथ में हमारा जो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है कुछ क्लासेस वहां पर रहेंगी। तो जो क्लासेस होंगी इसका प्रॉपर एक शेड्यूल आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्लास से जुड़ेंगे। शेड्यूल में टाइम भी मेंशन होगा, डेट भी मेंशन होगा। टाइम टेबल वाले सेक्शन पे एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपकी कब क्लास यहां पर है ये चीज पता चल पाएगी और साथ ही मैं क्लास में भी बता के जाऊंगा कि अगली क्लास आपकी कब है। ये चीज मैं श्योरिटी दे के जाऊंगा कि अगली क्लास कब है। नहीं तो प्लानर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पीडीएफ में प्लानर। आज मैंने प्लानर आपके टेलीग्राम से में भी शेयर कर दिया है, ठीक है। तो जो टेलीग्राम है वहां पर भी प्लानर आ जाया करेगा, लेकिन आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको टाइम टेबल वाले सेक्शन पे प्लानर मिल जाएगा जिसमें क्लास का पूरा शेड्यूल लिखा रहेगा। वहां पे देख लीजिए कि आईएएस 2024 के लिए क्लासेस कब लगी हैं। यदि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिट होगी। तो 2024 और 2025 वाले बच्चे इस क्लास को जरूर देखें। 24 वालों के लिए मैं जबरदस्त काम करने वाला हूं। क्या क्या चीजें होंगी आज से आपको पता चल जाएगा, आज के सेशन से ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात, हम आईएएस के लेवल को मेंटेन करेंगे। जो भी हमारी क्लास के टॉपिक होंगे, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, जो यूपीएससी का स्तर है उसी स्तर पर हम चीजों को पढ़ेंगे, है ना। उसी पाठ्यक्रम पे उसी पैटर्न पे काम करेंगे। हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी लेंगे। बहुत सारे यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, शब्दावली बेस्ड होते हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत सारे यहां पे साथ में लेने वाले हैं और साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको इसका भी एक अलग ही आनंद आएगा। जब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे ना तो उसका अपना ही मजा है। दूसरा जो है, यहां पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जो यूपीएससी का लेवल है उसी लेवल का एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। यहां पे देखिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं तो हम करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी लेंगे और उसका डीप एनालिसिस करेंगे, डिटेल में उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन भी हम यहां पर लेंगे, जिसमें से जीएस 1, 2, 3, 4 में से कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मेंस आंसर राइटिंग भी अभी मैं 24 वालों के लिए देखिए। वैसे तो अब हमें कंप्लीटली फोकस्ड होना है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन साथ में मेंस आंसर राइटिंग अभी शुरुआत के 1 महीने 1.5 महीने तक करवाऊंगा मैं। जैसे ही आपका लगभग 45 दिन बचेगा तब तो हम कंप्लीटली केवल प्रीलिम्स के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आप लिखो, मैं क्वेश्चन की संख्या कम कर रहा हूं, बाकी फिर प्री के बाद हमें टाइम मिलेगा प्रॉपर, है ना। तो हम क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे और जो क्वेश्चन मैं आपको दे के जाऊंगा मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन जरूर से जरूर आप लोग लिखिएगा। चाहे वो आप 24 वाले स्टूडेंट हो जो यूपीएससी का 24 में एग्जाम दे रहे हैं। 26 मई को आपका एग्जाम है, अभी मैं उसके लिए बताऊंगा कि कब एग्जाम डेट है, क्या है, कैसे है, अभी टाइम कितना बचा है और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस रखना है, कैसे पढ़ना है, इस पे भी हमारा काम होगा, ठीक है। इसके बाद आईएएस एग्जाम के जो भी आपके अपडेट्स आते रहेंगे वो भी हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे इस क्लास में। और एग्जाम को लेकर टाइम टू टाइम पे हम स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आप लेके चल रहे हैं वो सही है या गलत है, उस पर भी जो रिव्यू की जरूरत होगी उस पर भी काम करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है सी सेट का, सी सेट में मेरी भूमिका तो हिंदी कंप्रीहेंशन की रहेगी आप लोगों की यूपीएससी लेवल की, लेकिन साथ ही मैथ और रीजनिंग के लिए भी संस्थान के द्वारा आप लोगों को काम करवाया जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में सी सेट क्वालिफाई करना एक बड़ा टास्क बन चुका है, ठीक है। तो इसको लेकर के भी हम काम करेंगे इस पूरी अवधि में। तो एक नए रूप में जो नया पैटर्न है आयोग का, आयोग ने जो चेंजेस किए हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके में, उन सभी को लेकर के ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए बहुत कारगर होने वाला है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सेशन से आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ करके क्लासेस करिए, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा आप सेशन को लेकर काम करता हूं। इस सीरीज का नाम सिलेक्शन सीरीज रखा है और इसका प्लानर आपको ऐप में मिलेगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। वहां से जाकर के प्लानर आप जरूर देखिए कि आपकी क्लास कब कब शेड्यूल की गई है। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही आपकी सारी क्लासेस होंगी जो आईएएस एग्जाम को लेकर होंगी। देखो, अभी जैसे ही आपका एग्जाम जैसे ही अभी नजदीक आएगा एग्जाम, वैसे ही बहुत रेगुलर क्लास, पर डे क्लास हो जाएगी, डेली क्लास आपकी होगी यूट्यूब चैनल पे। जैसे जैसे क्लास नजदीक आती जाएगी एग्जाम, तो वैसे वैसे मैं उतना ही एक्टिव होता जाऊंगा। अभी तो प्रॉपर आपसे मान के चलिए कंप्लीटली एक्टिव हूं, लेकिन उसके बाद फिर क्लास आपकी रेगुलर डेली होती जाएगी। हम प्लानर में टाइम बढ़ाते जाएंगे आपका, ठीक है, आपके साथ सबसे ज्यादा टाइम देंगे। तो यदि आप पूरे दिन में संस्थान के साथ जितने भी सेशन होते हैं यदि पूरे सेशन आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस बार के एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए यहां पर एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, अभी जो यूपीएससी का एग्जाम है
इसके लिए टोटल यदि 26 मई को एग्जाम आपका हो रहा है, ये डेट आपकी आयोग ने दे रखी है एग्जाम कैलेंडर पे, तो हमारे पास 93 डेज बचे हुए हैं आज से जोड़े तो। ठीक है, ये देखिए ये डेट है एग्जाम कैलेंडर में आपकी 26 मई की, ये सबको तय है। और संभवतः आयोग का ये डेट मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे होगा, चुनाव तो है इस साल, लेकिन फिर भी डेट को यही मान के चलते हैं। तो इस आधार पे अभी जो हमारे पास टाइम निकल के आया है वो है 93 डेज का। अब ये देखो टाइम धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है, हर सेशन में मैं आपका एक ये रिमाइंडर जरूर रखूंगा। तो 93 दिनों में तैयारी की जा सकती है प्रीलिम्स की, यदि अच्छे से थोड़ा सा लग जाए हम लोग सब मिल करके, तो आप 93 दिनों में पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मजा आ जाएगी आपको सेशन में, जो मैं चीजें आपको अब कराने वाला हूं। थोड़ा सा देखो, अब यूपीएससी का लेवल है, आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन यूपीएससी का एग्जैक्ट लेवल नहीं पता उनको। और बहुत सारे संस्थानों में भी यही समस्या है कि वहां पर आप जो है ना हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट जो लेवल हो सकता है आयोग का, उसी लेवल पे तैयारी कराने का मेरा पूरा प्रयास है। उसी लेवल को आप समझें, उसी लेवल को जाने। यहां पे मेरा सहयोग आपको इतना करना पड़ेगा कि जो मैं टास्क आपको दूंगा वो आपको करके लाने पड़ेंगे घर से। कुछ आप घर से करके लाएंगे, होमवर्क भी दूंगा सेशन में, और जल्द ही मैं आपको एक वीकली टारगेट भी दूंगा कि यार सप्ताह आपको पढ़ना कितना क्या है। इसका भी जब एक पूरा एक प्रोग्राम ही बन जाएगा ना, तो फिर कम टाइम पे आप ज्यादा रिवाइज कर देंगे। और मैं सोर्सेज भी आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉपर सोर्सेज आपके होने चाहिए, इन्हीं सोर्सेज के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे चीजों को लेकर के। तो 93 डेज हमारे जो है यहां पर जो है बन रहे हैं अभी के लिए। और मेंस एग्जाम को 210 दिन है। मेंस एग्जाम आपका 20 सितंबर को है, 210 दिन है। इसी बीच में अभी यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आते ही आपको पता है फिर एनर्जी जस्ट डबल ट्रिपल बच्चों में मन में लगने लग जाता है कि यार हम भी कर सकते हैं, हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, हम इल्यूजन में नहीं रहेंगे, हम भ्रम में नहीं रहेंगे, हम रहेंगे प्रॉपर। पहले आयोग को समझेंगे, आयोग को लेवल को समझेंगे, और उसके बाद फिर तैयारी को हम एक नई दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये आपको समझना है। ठीक है बच्चों, 26 मई का जो आपका ये एग्जाम है, 26 मई के एग्जाम को लेकर के आपको अब पूरी की पूरी तैयारी, पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा अब आता हूं, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है 90 डेज मान के चलते हैं प्रीलिम्स को लेकर के। अब अंतिम 90 दिनों में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, 90 दिनों में, अंतिम 90 दिनों में सिविल सर्विसेज के लिए क्या करना है। और दूसरा जो 2025 वाले भी है ना, वो भी थोड़ा ध्यान से सुने। अभी आप लोगों के जल्द ही मैं वर्कशॉप सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को। आपका जो प्लानर आया है, प्लानर में अब देखिएगा वर्कशॉप सेशन का ड्यूरेशन है शाम को 8 बजे आपके आजाद ईश एकेडमी में वर्कशॉप सेशन रहेगा, तो उसमें हम आपकी बात करेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, क्या आप करंट अफेयर्स पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। करंट अफेयर्स देखो, यूपीएससी का एक तरीके समझ सकते हैं यूएसपी है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि यदि करंट अफेयर्स आपका अच्छा नहीं है तो काम बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स सबसे मस्ट है। अब इसमें 2 सोर्सेज हैं आपके, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, न्यूज़पेपर, और मेरा मानना यह है कि न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए, या कोई मासिक पत्रिका आप पढ़ रहे होगे। अब एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कौन सी मासिक पत्रिका पढ़ते हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 2 सोर्सेज हैं आपके, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, और या मतलब दोनों एक नहीं, या इंडियन एक्सप्रेस आता है। ये 2 इंग्लिश के अच्छे न्यूज़पेपर हैं। एक बार मुझे आप बता सकते हो तो जरूर बताइए कि क्या आपके पास ये दोनों न्यूज़पेपर हैं या फिर कोई अलग है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है आपका, ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस है या द हिंदू है, दोनों एक्सप्रेस में, दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, दोनों में एक ही पढ़ना है, दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना। या फिर कोई मासिक पत्रिका लेकर के चल रहे हो, ये आप बताइएगा। यदि न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हिंदी का न्यूज़पेपर बता दीजिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि यदि यूपीएससी की बात करें ना, तो हिंदी का न्यूज़पेपर इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं है। लेकिन तब भी यदि कोई न्यूज़पेपर अल्टरनेटिव के तौर पे रखें, तो एक राष्ट्रीय संस्करण आता है दैनिक जागरण का, मैं उसे भी 1-2 बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो एक तो ये करना है आप लोगों को, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई है। और मासिक पत्रिका में मैंने आपको बताई थी कि एक विजन आईएएस की मैगजीन आती है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, यदि आप उसे लेकर के चलते हैं
तो काम आपका हो जाएगा। या तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आती है, क्रॉनिकल भी अच्छी मैगजीन है, और एक ये मैगजीन है, इनका अभी PT 365 भी एक आपका राउंड अप आ जाएगा, वो भी बहुत अच्छा रहता है। एग्जाम के टाइम पीरियड पे हमें काम कर लेना चाहिए। तो करंट अफेयर्स में या फिर क्रॉनिकल मैंने आपको बता दिया, या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, क्रॉनिकल, ये भी काफी टाइम से आ रही है, ये भी अच्छी मैगजीन में से एक है। तो पहला तो सोर्स है हमारा करंट अफेयर्स, ये हमारा बहुत पावरफुल होना चाहिए। और लास्ट ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, इस सब में बहुत अच्छा काम करना। और एक क्लास जो मैं आपकी करंट की लेता हूं, देखो यहां पे तो अभी मैं कुछ करंट के सेशंस आपके रखूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काम करेंगे, प्री में, मेंस में, सबके लिए। इस वाली क्लास जो आपकी क्लास होगी हमारी आजाद IAS एकेडमी में। लेकिन जो करंट अफेयर्स की क्लास मेरी मॉर्निंग में होती है 5:30 बजे, वो भी आपको बहुत कारगर होगी। उसमें मैं 5 टॉपिक डिस्कस करता हूं, एक क्लास ये है। एक क्लास आप मेरी ज्वाइन कर लो सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में, एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे होती है, प्लानर में आपको क्लास का डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि करंट पे हमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, पहला, ठीक है। अच्छा, करंट पे हमने काम किया, अब दूसरा हमें क्या काम करना है? दूसरा काम हमें करना है MCQ लगाने पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और साथ में टेस्ट सीरीज। ये दूसरा काम है। अभी जो 90 दिनों के लिए है, मैं इसके लिए बता रहा हूं, जो 90 दिन वाले हैं। अब इनका बेनिफिट क्या होता है, MCQ का क्या बेनिफिट है भाई? जब तक बेनिफिट नहीं पता होगा तब तक तो काम करेंगे नहीं। अब यहां पे एक बात और बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, द हिंदू पढ़ने में टाइम बहुत लगता है। शुरुआत में तो देखो आपको टाइम लगेगा, है ना, द हिंदू पढ़ने में। शुरुआत में जैसे मैं अपना खुद का बताता हूं, जब मैंने शुरू में हिंदू पढ़ना चालू किया था, तो शुरू में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था, कभी कभी और ज्यादा भी लग जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज और उसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसे पढ़ना चालू करेंगे, आपका मीडियम कैसा भी है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आप थोड़ा वोकैबुलरी अपनी ठीक ठाक करते जाएंगे, साथ साथ उसको समझना चालू करेंगे, तो विद इन 1 मंथ से 2 मंथ में आप फैमिलियर हो जाएंगे। आपको न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि देखो वर्ड रिपीटेड होते हैं, चीजें रिपीटेड होती हैं, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप द हिंदू को प्रायोरिटी दीजिए, अच्छा न्यूज़पेपर है, बहुत बढ़िया सिविल सर्विसेज को लेकर के अच्छे जो है इसमें आते हैं। अभी हिंदी का बहुत अच्छा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, या इंडियन एक्सप्रेस, मतलब इन दोनों में से दोनों का कोई वो नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो न्यूज़पेपर को लेकर के अवॉइड ना करें। यदि आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इनका सब्सक्रिप्शन भी आता है इन न्यूज़पेपर्स का, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। द हिंदू की वेबसाइट से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशंस हैं उनसे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और शायद मेरे ख्याल से इसका हिंदी वेरिएंट भी अभी जारी हुआ कि नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई बार सुना तो है कि हिंदी का भी शायद जारी कर रहे हैं। तो यदि हिंदी का कुछ हो जाता है तो भी आपके लिए उस पर भी काम कर लीजिएगा, इस पर मैं बता दूंगा एक सेशन पे आपको, ठीक है। बट इंग्लिश में ये अवेलेबल है, आप इसको जरूर पढ़िए। अब दूसरा MCQ क्यों लगाना है हमें? देखो MCQ इसलिए लगाना है क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा, या टेस्ट सीरीज क्यों लगानी है आपको, ये दोनों चीजों को लेकर के। MCQ क्विज वगैरह टाइप में होता है, क्विज आती रहती हैं, और मैं क्विज खुद आपको करवाऊंगा यहाँ पे सेशन में भी 5, 6, 10 क्विज आपको करवाऊंगा, और कुछ टेस्ट सीरीज आपको जो है आपको लगानी है पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज। तो मेरा कहना यह है कि टेस्ट सीरीज आप कम से कम ऐसा करके चलिए कि टेस्ट सीरीज में आप लगाइए कम से कम 50 टेस्ट, कम से कम। इससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, पर टेस्ट सीरीज खूब लगाइए, दम लगा के लगाइए टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज खूब लगाइए बढ़िया से। और MCQ की बात है, देखो MCQ इसलिए लगाना चाहिए, मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने मौलिक अधिकार करके कोई टॉपिक पढ़ा, आर्टिकल 32 में रिट वगैरह पढ़ा आपने, तो जब आप क्विज लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन क्या होता है, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता। अब जैसे मान लीजिए आप ड्रिप सिंचाई, आपने मतलब कोई सिंचाई को लेकर, ड्रिप सिंचाई को लेकर क्वेश्चन पढ़ा। अब यूपीएससी क्या करता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, आपको 3 स्टेटमेंट देगा। तो क्या होता है, हम कई बार टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ये हमें MCQ और टेस्ट सीरीज लगाने से होता है। तो यदि हम MCQ सॉल्व करने लग जाएं और हम टेस्ट सीरीज लगाने लग जाएं, तो हमें एक रफली आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन बनेगा किस तरीके से। तो आपके पढ़ने के तरीके में बदलाव आएगा, आपकी चीजें बदलेंगी। तो इसलिए आपको MCQ करना, टेस्ट सीरीज लगाना, इन चीजों को लेकर काम करना होगा इसी टाइम पीरियड से। मतलब अभी से आप जितने टेस्ट सीरीज लगा सको और जितने MCQ आपको मिल सके, यदि आप उन्हें करना चालू करोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखो मैं आपके कमेंट अभी थोड़ी देर में लूंगा। दूसरा आते हैं
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं मैं आपका, ठीक है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया ये 2 सोर्सेज हैं, और अभी जब मैं भी करंट अफेयर्स जितना करा दूंगा इन सोर्सेज को लेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे। तीसरा, इसी के अकॉर्डिंग पूरा शेड्यूल बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलना है। अब जो है, चूंकि आपका लगभग अब 93 दिन बचा है, ठीक है, मैं 90 दिन मान के चल रहा हूं, अब धीरे धीरे दिन घटने ही है। तो अभी क्या करेंगे, हम दो स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे। लगभग जब अभी मतलब मेंस को लेकर के पूरी तरीके से मेंस को हम इग्नोर नहीं करेंगे, मेंस का केवल एक क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। यहां पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा साथ साथ लिखते। देखो रैंक आपकी ये बात तय है कि मेंस से बनेगी, लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, फिर तो मेंस तक जा ही नहीं पाओगे। और मेंस के साथ साथ अब कंप्लीटली फोकस्ड होना है प्रीलिम्स को लेकर, पर एक क्वेश्चन मेंस का करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही 45 दिन बचेंगे, 60 से 45 दिन, तो हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे, केवल प्री की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी उस दौरान पे हम क्या करेंगे, अपनी साइडलाइन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो प्री के बाद ना 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा, 3 महीने में आप लिखेंगे खूब बढ़िया से, उस समय लिखना ही लिखना है। तो अभी मेंस हम करेंगे। जैसे ही मेरी स्ट्रेटजी यही मैं लेकर के आप लोगों के साथ चलूंगा कि अभी मैं थोड़ा एक क्वेश्चन आपका मेंस का डिस्कस कराता हुआ चलूंगा, आपको क्वेश्चन भी देकर के जाऊंगा और आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे भी। लेकिन जैसे ही आपका, ठीक है, जैसे ही आपका मतलब 60 से 45 दिन के बीच में हम टोटली तरीके से स्विच कर जाएंगे प्रीलिम्स में कंप्लीटली। और अभी भी हम ज्यादा, हमारा जो भार होगा वो प्री की तरफ ज्यादा होगा, अभी भी हम प्री की तरफ ज्यादा झुके होंगे। अब हमें प्री पे ज्यादा फोकस करना है। प्री का मतलब यहां पे साथ में सी सेट है, सी सेट है। देखो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनका स्कोर जीएस में 110, 115, 120 बनता है, लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं होता है। यदि हम सी सेट पे काम नहीं किए, पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात समझ लो। इसलिए सी सेट की कुछ क्लासेस संस्थान के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है आपकी, लेकिन सी सेट प्रैक्टिस की बात है कि आपका मैथ और रीजनिंग कैसा है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए बढ़िया से मस्त होकर के। और कुछ जो क्लासेस आपकी रहेंगी संस्थान से, ऐश्वर्य अग्रवाल सर क्लास लेंगे आपकी, आप उनसे अपनी क्वेरी रखिए कि आपकी स्थिति क्या है, आपका बेस अच्छा है कि नहीं है। देखो मैथ और रीजनिंग में बेस की सबसे बड़ी बात होती है कि आपने 10th की मैथ की है, 11th में मैथ थी, 12th में मैथ थी, अब आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो फिर आप एग्जाम हॉल में अभी आप चमत्कार नहीं होगा। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा। और कंप्रीहेंशन मेरी जिम्मेदारी है, कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा मैं, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। कंप्रीहेंशन आपका बेस्ट से बेस्ट जाएगा। जो कंप्रीहेंशन के सेशन, एक पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा हिंदी कंप्रीहेंशन की, उसमें वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और साथ में आपके इस सेशन में भी मैं कंप्रीहेंशन के काम करवा दूंगा। और कंप्रीहेंशन आपको प्रैक्टिस भी करनी है घर पे। तो हम सी सेट को इग्नोर करके नहीं चलेंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखो दो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। और मुझे एक चीज और बता रहा हूं, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे द हिंदू चाहे इंडियन एक्सप्रेस, एक पढ़ना है, 10 के चक्कर में नहीं रहना। और न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना सीखो। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे ढूंढते रहते हैं न्यूज़पेपर कोई पढ़ा दे। अरे न्यूज़पेपर कोई, वो आपको लगता है उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको थोड़ा खुद टाइम देना चालू करो। इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन ले लूंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कैसे आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग खुद न्यूज़पेपर पढ़ो। यदि आप किसी के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर न्यूज़पेपर आपका ऐसे ही रहेगा। भाई वो कौन सी न्यूज छोड़ते हैं, कौन सी न्यूज लेते हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा, है ना। तो इसलिए आप समझो कि न्यूज, क्योंकि उनको एग्जाम थोड़ा ना देना, एग्जाम तो आपको देना है ना। तो एग्जाम आपको देना है तो आप अपने भरोसे रहो, भगवान भरोसे नहीं रहना है। ध्यान रखना इस बात को, अपने भरोसे रहोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। कर्म आपको पहले करना है, तो कुछ चीजें वेरीफाई करते हुए चलना है, नहीं करके चलोगे तो फिर रह जाओगे। तो मैं न्यूज़पेपर के लिए टेक्निक आपको बताऊंगा जिसमें टाइम कम लगेगा आपका और तरीका बेस्ट होगा, ठीक है। उस तरीके को आप पकड़ लेना और न्यूज़पेपर पे काम करना चालू कर देना। अगला जो आपका सेशन होगा उसमें मैं न्यूज़पेपर पे डिस्कशन कर दूंगा, तो 2025 वालों को भी बेनिफिट होगा। ये जो अभी हमारे सेशन होने हैं ना, वर्कशॉप सेशन, इसमें मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इस पे डिस्कस करूंगा। आप मुझे याद दिलाना 1 मार्च को रात को 8 बजे वाले सेशन में,
ठीक है। 1 मार्च को रात को 8 बजे वाले सेशन में न्यूज़पेपर को लेकर के बात कर देना। तो वहां पे मैं न्यूज़पेपर को लेकर आपको प्रॉपर डिस्कशन कराऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग ध्यान रखना, इस बात को लिख लो कहीं पर आप लोग भी। ठीक है, न्यूज़पेपर पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सी सेट को हम प्रायोरिटी देंगे और सी सेट को आप लोग भी प्रायोरिटी देना चालू करो अभी से। और सी सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उनका लेवल देखो, उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, सॉल्व पेपर पे काम कर लो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया 50 टेस्ट कम से कम लगा के चलना है और 50 टेस्ट लगाए जा सकते हैं। लगाओ, मिलाओ, छोड़ो। ये नहीं कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है, स्कोर के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ क्वेश्चन का अभ्यास करना है, पढ़ने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। कोई क्या होता है, पहली टेस्ट सीरीज लगाया, मेरा तो सर स्कोर बहुत कम है, फिर मैं क्या करूं? तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में क्या होता है कि शब्दावली टाइप में आपको कुछ दे देगा। शब्दावली टाइप में आपको कुछ दे देगा, शब्दावली दे देगा, या फिर कोई ना कोई आपका एक जो है वो दे देगा। मान लीजिए कोई एक अवधारणा दे देगा, अवधारणा दे देगा। ठीक है, तो वो उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो मेरा काम रहेगा कि मैं यहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड भी कुछ चीजें आपकी डिस्कस करता जाऊं। जैसे लाइक मान लीजिए अभी बजट आया है, अब बजट में अंतरिम बजट है, तो अब अंतरिम बजट किसे कहते हैं? उसके साथ लेखानुदान भी जुड़ जाता है कि लेखानुदान क्या होता है। उसके साथ फिर बजट भी आपका जुड़ जाता है कि बजट कब आता है, अंतरिम बजट कब आता है, इसमें अंतर क्या है दोनों को लेकर के। तो अब यहां पे आपके दिमाग में क्या, अच्छा चलो बजट आया, बजट आपने पढ़ लिया, लेकिन अब अंतरिम बजट भी आपको समझना चाहिए। शब्दावलियों में बहुत सारी शब्दावलियां फंसाता है। एग्रीकल्चर की शब्दावलियां पूछ लेगा, हिस्ट्री में शब्दावलियां पूछता है, पॉलिटी में शब्दावलियां मतलब जैसे पूछ लेगा संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं। तो मतलब वहां पे क्या है, एक शब्दावली है, उस शब्दावली से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे भी काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी चीजें अच्छी होंगी। तो हम शब्दावलियों पे भी काम करेंगे और आप लोगों को मैं जो टास्क देके जाऊंगा उन टास्क को भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, तो शब्दावली थोड़ा सा आप लोग सब ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो पीटी 365 होगा उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम दी होंगी, बजट है, सर्वे है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, इंटर रिलेटेड मतलब एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ रिलेशन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और कुछ आपके ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रेंड में मतलब आमतौर पे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई तो ट्रेंड वाले क्वेश्चन भी काफी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आज आपको बता रहा हूं, डरना मत। जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, जो भी एग्जाम देंगे ये वाला, ठीक है, यदि आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यदि आपने बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है तो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो, आप सभी जब आप आयोग का पेपर करेंगे, यानी 2024 वाला पेपर जब आप देंगे, तो आप पाएंगे कि इतना पढ़ लिया आपने, इतना पढ़ने के बावजूद भी, इतना पढ़ने के, इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको केवल 45 से 50% क्वेश्चन ही आपको थोड़ा समझ में आ रहे हैं। 45 से 50% क्वेश्चन ही समझ में आते हैं। कुछ को तो 40% ही मान लो, 40 से 45%, 50% क्वेश्चन ही आते हैं। 60 से लेकर के 60%, 55% या 50% क्वेश्चन हो सकता है आपको हवा भी ना लगे। इसीलिए कट ऑफ क्या जा रही है, कट ऑफ जा रही है आपकी 90 के आसपास कट ऑफ जा रही है, 45% पे कट ऑफ जा रही है आपकी। तो ये पेपर का लेवल होता है और वहां पे आपको जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होता है। अभी इस बार एलिमिनेशन मेथड पे भी आयोग खेल गया, पैटर्न चेंज किया उसने क्वेश्चन पूछने का। तो वो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का। आप चाहे जितना पढ़ लो, कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगे। और अभी मैं आपको जब एमसीक्यू वगैरह कराऊंगा ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो आपको भी आइडिया लगेगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बात है और इसी के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। तो हमें मतलब ये नहीं सोचना कि मैं सर्वज्ञाता हो जाऊंगा। ये तो एटलीस्ट आप आयोग को चैलेंज नहीं कर सकते हो, यूपीएससी को चैलेंज करना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट आपका दे देगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके करवाता भी हूं ताकि आपको एक रफली आइडिया लगे कि आयोग का लेवल क्या है। आज के सेशन का मेरा पूरा का पूरा जो मतलब मोटिव है कि आप आयोग के लेवल को समझें और फिर अपनी तैयारी को उस स्तर पर लेकर के जाएं, तब जाकर के चीजें होंगी, तब जाके बेहतर कर पाएंगे आप, और तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तब जाकर के आप चयनित हो पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आयोग के लेवल को लेकर के। और मैं एक बार थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों के लिए लाया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है ये, ठीक है, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए देखो, आईएएस के लिए यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो संस्थान की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अभी बहुत कम शुल्क पे है ना, 199 पे पूरी टेस्ट सीरीज है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत सिंपल और बहुत ही आयोग के लेवल की बहुत बढ़िया से आपको टेस्ट सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप पे और आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, दोनों जगह टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है और मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके सभी जो है आयोग में पूछे गए हैं, तो इसलिए लेवल को लेकर के आपको किसी तरीके से डाउट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को लेकर लेवल में डाउट नहीं करना है। यहां पे एक शब्दावली पूछी गई है, फर्टिगेशन। अब देखो, आमतौर पे बहुत पढ़ते हो आप लोग, एग्रीकल्चर को लेकर के सिंचाई वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। पूछ रहा कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। अब ये शब्द ही नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे कर पाओगे आप। अब देखो, आमतौर पे होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्वेश्चन भी अपने आप में सबके लिए नहीं है, नहीं समझ पाएंगे, सारे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। इसके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कह रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट से सही उत्तर को आपको चुनना है, सही स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने वाले भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने वाले भी होते हैं कि भैया नहीं समझ में आ रहा, नहीं, है ना। आयोग में शब्दावलियों से क्वेश्चन आएंगे। और अभी क्या है, आपको पता है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, भारतीय वन सेवा है, वन सेवा का पेपर भी प्रीलिम्स पेपर एक साथ होता है, मतलब तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी साल बहुत ज्यादा आयोग ने किए हैं क्वेश्चंस, ये मतलब चलता रहता है रेशियो, आप पैटर्न फिक्स नहीं कर सकते कि भैया इस सब्जेक्ट से इतने आएंगे, इस सब्जेक्ट से। लेकिन इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर पे आयोग का जोर इसी कारण से होता है क्योंकि यहाँ पे भारतीय वन सेवा के भी बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, तो आप देखेंगे इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन निकलते हैं, फिर ज्योग्राफी से जोड़कर देखें तो अच्छी खासी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यदि आपको नहीं पता चलेगा तो फिर आप चीजों को कर कैसे पाओगे। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको लेवल बता रहा हूं और ये कोई नहीं आपको आकर के बताएगा, सब तो आपको यही कहेंगे अरे बड़ा आसान है, डरो मत, हो जाएंगी चीजें। डरना, मैं भी कह रहा हूं, डरना नहीं है, हम एक बार स्तर को समझते हैं तब आपको क्लियर होगा कि आयोग क्या है। देखिए, अब यदि आप देखें तो ये काफी चर्चा में रहता है ये शब्द आपका। दरअसल अभी जब से सरकार जो है उर्वरक को लेकर के काम कर रही है ना, पानी में हम उर्वरक को घोल करके जब सिंचाई करते हैं, है ना, तो ये इस शब्द का बहुत प्रयोग किया था। फर्टिगेशन का मतलब सिंपल सा है कि जब हम फर्टिलाइजर्स को वाटर के साथ क्या करें, है ना, घोल दें उसको और फिर उसकी मतलब सिंचाई करें। एक विधि है आपकी फर्टिगेशन, एक क्या है, विधि है जिसमें हम क्या करते हैं कि जल में उर्वरकों को घोर देते हैं और घोर करके उनकी सिंचाई करते हैं। ठीक है, जितनी भी आवश्यकता होती है रसायन को लेकर के उतनी रसायन को, तो इससे क्या होता है, मिट्टी की क्षारीयता को नियंत्रित करते हैं हम लोग, है ना। मिट्टी का जो पीएच होता है तो क्षारीयता के नियंत्रण को लेकर के काम किया जाता है। अब इसका स्टेटमेंट पढ़िए, सिंचाई जल की क्षारीयता को नियंत्रित करना संभव है। बिल्कुल सही बात है ना। फर्टिगेशन अब आपको आसानी से निकाल लोगे, बस एक बार ये शब्द समझ में आ जाए। शब्दावली का खेल ये है, जब आपको एक बार शब्द समझ में आ जाएगा, देखो 90% क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, यही तो 90% पेपर तो देखो, 90% क्वेश्चन कौन कह रहा है कि आते हैं ना भाई, नहीं आते। 40% क्वेश्चन आसान आते हैं, बिल्कुल आते हैं आसान। आप देखो यदि वो क्वेश्चन भी कठिन लग रहे हैं तब तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन 40 से 45% आसान आते हैं, वो क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है हमें, और बाकी में हमें काम करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। जीएस में भी आपका कितना आ रहा है कट ऑफ, 88 तो बन रही है कट ऑफ। 88 में देखेंगे नेट 44 क्वेश्चन आपके सही हैं, निगेटिव मार्किंग वगैरह कटवट के तो भी आपका हुआ ही है, जो लोग दिए उनका गया है, 90 ही तो बन रहा है। तो आप यदि 95 भी ला रहे हो तो भी आप हो शेप में,
आप ये मत डरो कि भाई प्रीलिम्स के जीएस में बहुत ब्लास्ट करके आना है, टॉप नहीं करना आपको, ये इनके इन प्रकार है, आपको पीटी क्वालिफाई करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आसान भी आते हैं, मैं आसान भी दिखाऊंगा आपको, वो क्वेश्चन यदि कठिन लगते हैं तब तो फिर आपकी तैयारी में डाउट है, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन को ऐसा, मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कुछ आपको, ताकि मैं लेबल बता सकूं, जब तक लेबल नहीं समझेंगे तब तक फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सिंचाई जल की क्षारीयता को नियंत्रण करना संभव बनाता है, बिल्कुल सही है। यदि अब आपको पता चल गया है कि फर्टिगेशन का मतलब क्या है, कि जल में जो उर्वरक होते हैं उसको घोल करके सिंचाई की विधि को लेकर के काम करना, ठीक है। अगला कह रहा है रॉक फॉस्फेट सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। देखो यहां पे एक बात समझो मेरी, आपको पता है कि जब हम उर्वरकों को क्या करेंगे, सिंचाई के माध्यम से देंगे, जल में घोल करके देंगे, तो आपको पता है कि पौधे फिर उसको अवशोषित अच्छा करेंगे। जैसे लाइक अभी भी आप देखते हो ना, जब आपको भोजन लिक्विड तौर पे दिया जाता है, जैसे डॉक्टर क्या होता है, आप जब बीमार होगे तो बीमार होकर के लिक्विड फॉर्म पे आपको दिया जाता है ना, तो लिक्विड फॉर्म पे या ग्लूकोज चढ़ा देगा डॉक्टर, तो दरअसल वो पची हुई अवस्था होती है। मतलब लिक्विड फॉर्म पे कोई भी शरीर क्या करता है, आप यदि मान लो कोई चीज खाओगे ना, तो खाने के बाद क्या होगा, बॉडी जाकर के उसको फिर से मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे महीन बारीक कणों में, फिर वो बाद में ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद वो पूरे ब्लड में आपका जो है ब्लड के साथ पूरे बॉडी को वो फूड पहुंचाता है। तो आप सोचिए जब हम उर्वरक को भी घोल करके डालेंगे तो निश्चित तौर पे पौधों में उसकी पोषक की मात्रा दुगनी हो जाएगी, मतलब पौधे उसको ज्यादा अवशोषित कर पाएंगे, साबुत डालने से बेहतर यही रहेगा, ठीक है। तो रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी आती है, इससे बिल्कुल कमी आती है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, कथन सही है आपका, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, रॉक फॉस्फेट सहित सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी जो घुलनशील उर्वरक होंगे वही तो होंगे, नाइट्रोजनी जितने भी उर्वरक है, पोटास जितने भी उर्वरक है, जल में घुलनशील उर्वरक है। रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोरस के उर्वरक जल में घुलते नहीं है, तो जो जल में नहीं घुलेंगे, अब ये आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे अटेम्प्ट। तो ये जल में घुलनशील नहीं है, तो जल में घुलनशील नहीं है तो उसमें इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पे फर्टिगेशन नहीं हो सकता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये कथन क्या है आपका, कि जो है पोषक की मात्रा उनको उपलब्ध हो जाएगी, और रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, ये भी आपका जो है आपका मतलब ये बिल्कुल सही है कि इसमें रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी आती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4, 2 गलत होगा इसका। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी किया जा सकता है, देखो हर जगह 2 है, यहां पे नहीं है 2, तो आमतौर पे जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज हो जाता है। 2 पता है तो भी हम सारे सही कर सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों के बाद में लूंगा, थोड़ा सा आप लोग सेशन को पहले एक बार थोड़ा गंभीरता पूर्वक लीजिए, जो भी बच्चे हैं। अब देखो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि पॉलिटी यदि आपने अच्छे से कर रखी है तो एक क्वेश्चन आप निकाल लोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935, इससे क्वेश्चन आपका ये पूछा भी गया था लास्ट टाइम पे, और आमतौर पे क्वेश्चन पूछता रहता है, बहुत क्वेश्चन इसी एक्ट से ज्यादा पूछता है, ठीक है। 1935 का अधिनियम जो आपका है, ठीक है। अब इसमें कह क्या रहा है, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था कि नहीं था, बिल्कुल था। प्रांतीय स्वशासन की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में, कहा गया था एक संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके वहां पे एक स्वायत्त शासन की स्थापना की जाएगी, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात हुई थी। तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर कह रहा है एक संघीय न्यायालय बनाया जाएगा, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, यह भी कथन सही है। एक संघीय न्यायालय की बात की गई थी, तो संघीय न्यायालय को लेकर के भी चीजें थी यहां पर, ठीक है। फेडरल न्यायालय की स्थापना भी की गई, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है जो बना है, ठीक है, तो फेडरल न्यायालय की बात भी थी, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, यह भी सही है। अब ये देखो इसमें लगभग 8-9 बातें थी जो मुख्य पे मैंने आपको पढ़ाई है क्लास में, है ना। संघात्मक सरकार की स्थापना करना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करना, एक स्वायत्त शासन की स्थापना करना, फेडरल न्यायालय की स्थापना करना, प्रांतों और केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन करना, प्रांतीय शासन व्यवस्था स्टैब्लिश करना, प्रांतीय विधानमंडल बनाना, चुनाव भी हुए ना उसके बाद से, और द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका विधानमंडल बनाना, ये सारी बातें जो है आपकी यहां पर देखने को पाई जाती हैं।
तो अब यदि आपको पता है तो आसानी से इसका आंसर आप निकाल लोगे, आपको नहीं पता है तो फिर ये मतलब ये व्हाइट लेवल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन अब वही बात है, यूपीएससी का लेवल है ना, इस क्वेश्चन को तो हम कठिन श्रेणी में नहीं रख सकते ना, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे बहुत सारे। अब देखो एक 1935 के अधिनियम से ये क्वेश्चन ये आया है ना। इस क्वेश्चन से आइडिया लगेगा कि चीजों को थोड़ा सा डीप पढ़ने की जरूरत होती है। यहां पे कह रहा है 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी। आपको शायद पता है कि जो अखिल भारतीय संघ बनाया जाना था उसमें जो है फेडरल न्यायालयों को, फेडरल को भी साथ में जोड़ना था कि हम जो जितने भी राजा और महाराजा है वो भी संघ का हिस्सा बन सकते हैं, जितनी देसी रियासतें वो भी संघ का हिस्सा बन सकती हैं। अब आपने ये पढ़ा तो, लेकिन अब आपने इसको पढ़ने के बाद यदि इससे क्वेश्चन नहीं क्रिएट किए तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको क्वेश्चन क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिरकार क्यों इनको रखे जाने की बात थी, क्यों जो है रियासतों, देसी रियासतों को भी इसका हिस्सा बनाए जाने की बात रही। तो इसमें अंग्रेजों का अपनी खुद की मंशा थी। अभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राजसी प्रांतों और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, ठीक है, राजसी प्रांतों और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना। देखो यहां पे क्या है ना, ये प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण की बात नहीं थी, ये तो अंग्रेज ऑलरेडी कर ही रहे थे, ठीक है। उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना वो ये नहीं चाह रहे थे। देखो जहां पे अंग्रेजों ने अपना हित साधने का प्रयास किया तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ के राजा भी आ जाएं, वो तो चाहेंगे ही नहीं ना, वो तो चाह रहे थे कि राजाओं को उतना बड़ा दर्जा ही ना मिले, ठीक है। फिर अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। तो अंग्रेज ये भी नहीं चाह रहे थे कि जो राजसी प्रांत है, जहां पे देसी रियासतें, वहां पे राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को प्रभावी बना दिया जाए, ये भी उनकी मंशा नहीं थी। उनकी मंशा क्या थी, जो उस समय देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उनकी जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी उसके विरोध में भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा चल रही थी, तो उसको समाप्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। अब देखो इसके लिए इन्होंने क्या क्या पॉलिसी बनाई। इन्होंने देश भर में उस समय टोटल 25% देसी रियासतें थीं। कितनी थी टोटल, मतलब देसी रियासतों की जो जनसंख्या थी भारत की जनसंख्या का 25% थी, माफ करिएगा, जो टोटल जनसंख्या है वहां की 25%। लेकिन उनको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनको जो है 2 सदन जो आपके थे, एक तो निचला सदन है, केंद्रीय विधानमंडल का निचला सदन, द्विसदनीय विधायिका हो गई थी ना, और उच्च सदन। पता है आपको जनसंख्या के अनुपात पे ही सीटें मिलती हैं, लेकिन इनको सीटें बहुत दी गई, ठीक है। निचले सदन में इनको 33% सीट दी गई, और जो अपर सदन था आपका, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे तो 40% सीटें दी गई उच्च सदन में। यानी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन 25% था, बल्कि निचले सदन में 33% और उच्चले सदन में 40%। तो यह दिखाता है कि यदि हम इनको ले आएंगे, राजाओं को ले आएंगे और इनकी संख्या बढ़ा देंगे, तो जो भारत के प्रांत है जहां से आवाज उठ रही है देश की आजादी की, उस आवाज को दबाया जा सकेगा। तो ये इनकी सोच थी कि साम्राज्यवादी सिद्धांतों को समाप्त कर देना यदि राजा महाराजाओं को हम इसमें ले आएंगे। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ इन्होंने काम किया था, इसलिए आंसर इसका डी सही है। अब आप खुद बताओ, ये यूपीएससी का लेवल है। जब भी कोई चीज पढ़नी है थोड़ा सा उसको समझना है कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे दिक्कतों का सामना हमें कर सकते हैं, ठीक है। जितने WH क्रिएट कर सको, जितने क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सको, उसको आप ज्यादा अच्छे से निकाल दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यहां पे देखो कुछ कथन दिए गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब ये मुद्दा है कि आपको जानकारी कितनी है, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये जो थे संत फ्रांसिस जेवियर, इनका जन्म 1506 में हुआ था स्पेन में। 1506 में स्पेन में इनका जन्म हुआ था, और इनके द्वारा 4 सहयोगियों के साथ मिल करके, 4 अपने सहयोगियों के साथ मिल करके इन्होंने जेसुइट संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की गई थी? जेसुइट संघ की। और ये 1542 में भारत आए थे। भारत में कहां आए थे? गोवा में। गोवा के बाद ये कहां गए? चीन चले गए। चीन में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
तो संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई? नहीं, गोवा में नहीं हुई, गोवा से ये चीन चले गए थे, चीन में इनकी मृत्यु होती है, चीन में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है? चीन में इनका देहांत हुआ था 3 दिसंबर 1552 को, और इनका जो पार्थिव शरीर है वो भारत लाया गया था। पार्थिव शरीर भारत लाया गया था, यहां पे जीसस चर्च है, वहां पर इनका पार्थिव शरीर रखा गया था। तो गोवा में अभी भी हर 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1552 की इनकी मृत्यु हुई थी, तो हर 3 दिसंबर को उनके सम्मान में एक भोज भी दिया जाता है। तो यहां पे इनका पार्थिव शरीर, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई, और यहां पर इनको समर्पित गिरजाघर है, यह बात सही है। पर गोवा में यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनके लिए क्या है? प्रतिवर्ष भोज का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, 3 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको इनके बारे में ये सब आप पढ़ेंगे, जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत में इसको लेकर के जिक्र आपको आएगा क्लास में। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही होगा। इसका क्या सही होगा? नहीं, डी नहीं, सी सही होगा। 1 और 3 सही है, 2 गलत है इसमें ना। इसमें सही आंसर पूछ रहा है ना, सही कौन सा है। तो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है। यदि आपको इसके फैक्ट नहीं पता, तथ्य नहीं पता, तो ये वाले क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इन क्वेश्चन को करने का कोई फायदा है नहीं। अब देखो, ये सिंचाई पद्धति को लेकर क्वेश्चन है, इससे आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके से चीजों को तैयार करना होगा। कह रहा है ड्रिप सिंचाई, हम आमतौर पर पढ़ तो लेते हैं ड्रिप सिंचाई के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, लेकिन लास्ट में जाके गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आपको इसमें लाभ पूछ रहा है, ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या है। ठीक है, और आपको बताना है। ड्रिप सिंचाई समझ रहे हैं ना, बूंदवार जो सिंचाई होती है, बूंद बूंद करके, पर ड्रॉप पर क्रॉप। ठीक है, कह रहा है खरपतवार में कमी, बिल्कुल खरपतवार में कमी होगी, क्योंकि ज्यादा पानी नहीं लगेगा तो हर जगह पर कोई भी पेड़ पौधा खरपतवार नहीं उगेगा, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है मृदा लवणता में कमी। देखो, इससे मृदा अपर्दन नहीं होगा, मृदा की लवणता नहीं होगी। जब हम ज्यादा पानी डालते हैं तो मृदा अपर्दन होता है और मृदा लवणीय हो जाती है, नीचे की जो लवणता है वो ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे तो चूंकि ड्रॉप है ना, तो यहाँ पे लवणता नहीं बढ़ेगी, है ना, मृदा अपर्दन, मृदा कटाव नहीं होगा। और कह रहा है मृदा अपर्दन में कमी, बिल्कुल सही बात है, तो लवणता में कमी नहीं आएगी। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है, जब तक आप इसको नहीं बताएंगे। हानियां है ये, है ना, ये हानि है, लाभ नहीं है। ठीक है, हानि है, लाभ नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर, यहां पे लाभ पूछ रहा है। अब देखो, इसके कई सारे लाभ हैं ड्रिप सिंचाई के, ये आपको क्रम से जब तक पता नहीं होंगे, पूरे लाभ आपको, मतलब थोड़ा सा एक लिस्ट बना लीजिए। जब भी कोई चीज आप पढ़ते हैं उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, मेरिट डिमेरिट से क्वेश्चन आता है। जैसे पहली चीज, जल में बचत होनी चालू हो जाएगी, पानी बचने लग जाएगा। ऊर्जा और श्रम में बचत होने लग जाएगी, जितनी एनर्जी पूरा पानी लगाने में, सब में होता है। पहली बात तो पानी बचेगा, फिर एनर्जी बचेगी, है ना, कितनी बार मोटर चलती रहती है और किसानों का बिजली का बिल ही कितना आता है। श्रम की बचत कितनी ज्यादा, श्रम भी बचेगा इससे। इसके बाद कम उपजाऊ मृदा के लिए बहुत उपयुक्त है, ये जो कम उपजाऊ मृदा है वहां के लिए बहुत बेस्ट है ड्रिप सिंचाई। खारे पानी का उपयोग भी संभव है, खारे पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण लग जाएगा, उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, मृदा अपर्दन नहीं होगा, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रोग और कीटनाशक समस्याएं भी कम होंगी धीरे धीरे इससे। तो ऐसे में ये तो आपके मेरिट्स हैं, और डिमेरिट्स बहुत सारे हैं, कई सारे डिमेरिट भी हैं, जैसे कि पैसा नहीं है इतना लगा पाने का, इसमें खर्चा बहुत आता है, तकनीकी समस्याएं भी बहुत है हमारे देश में, कौशल नहीं है, किसान पढ़े लिखे नहीं है, और मृदा लवणता समस्याओं में वृद्धि आती है ड्रिप की सिंचाई से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका डिमेरिट्स में आएगा, कमी में आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका सही उत्तर 1 और 3 है। सही उत्तर क्या है? 1 और 3 है। ठीक है, सही उत्तर इसका सी होगा, 1 और 3। क्लियर है क्या सभी को? सभी को क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखो और लेकर के आया हूं मैं, आपका लास्ट ही है ये, इससे और आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। हमको शब्दावली पढ़नी पड़ेगी, ये सारी शब्दावलियां आपके सामने दी गई हैं, सारी शब्दावलियां दी गई हैं ये, और ये सब अभी के पूछे हुए क्वेश्चन है। कह रहा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है, कि किन पद्धतियों के माध्यम से जो है एक अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर, मतलब कि एक परितंत्र, मतलब पर्यावरण को लेकर के वो उपयोगी होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे ये सारी दी गई हैं।
फसल विविधीकरण बिल्कुल होना चाहिए, फसल विविधीकरण आपका, ठीक है। फिर आपका सिंब आधिक्य, ये दालों की जो दलहनी फसलें होती है ना उसको लेकर के पूरा का पूरा होता है, दलहनी फसलों को अधिक पैदा किया जाए उसको हम बोलते हैं सिंब आधिक्य। सिंब आधिक्य का मतलब है दलहनी फसलों की अधिकता, उससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति भी होती है, ठीक है, और उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पे कह रहा है टेसियोमीटर फसल की सिंचाई जरूरतों को बताता है कि किसी फसल को कितनी सिंचाई की जरूरत है, तो इसलिए टेसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और एक हम जो है वर्टिकल एग्रीकल्चर को लेकर करते हैं, ऊर्ध्वाधर खिंचाई को लेकर के भी काम करते हैं। तो हमको जो है अलग अलग ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे आपके इको फ्रेंडली हैं, एग्रीकल्चर और परितंत्र को लेकर के हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये सही है, 1 2 3 4 पूरे सही है इसमें सारे के सारे। तो हमें थोड़ा सा चीजों को समझना है, एक बार ध्यान से रखना है। देखा जाए तो इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, पर्यावरण अनुकूल है, लेकिन अब जैसे सिंब अधिक ये नहीं समझ में आएगा, ये क्या पूछ लिया है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। टेंसियोमीटर का उपयोग, अब टेंसियोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है आपको शायद पता हो, मैंने रिवीजन वाली क्लास में बहुत सारी चीजें बताई थी आपको कि कौन सा यंत्र किस लिए है। तो देखो क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई चीज इंटरकनेक्टेड होती है, बस एक यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछता, यूपीएससी इस तरीके से पूछ लेता है। तो ये तो लेवल है, आप देख सकते हैं प्री के क्वेश्चंस का, और हमें इसी लेवल पे अभ्यास करना है, इसी लेवल को करके जाना है, इसी लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश करना है, इसी डीप में जाकर के चीजों को समझने की कोशिश करना है, तब तो काम ज्यादा अच्छा हो पाएगा। और ये आप टेस्ट सीरीज लगाओ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ, जितना टेस्ट लगा सकते हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो काम ये कर लेना। अब मैं आपका जा रहा हूं दूसरा, जो एक मेंस का क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं लिखवा दूं, और फिर आप क्वेश्चन को घर से लिख के लाएंगे, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे। ये एक है अंतरिम बजट आपका 2024 का आया है, और मैं गारंटेड कहता हूं कि इस बार अंतरिम बजट से क्वेश्चन आएगा, यहां तक कि इसकी अवधारणा से भी क्वेश्चन आएगा, सबसे आएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया आप लोगों को, और ये मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप लोग लिखें, सारे लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है आपका, सभी लोग एक क्वेश्चन लिखे मेंस का। अब देखो ये क्वेश्चन इन डिटेल है, चीजों को अब आपको समझ में आएगा। कह रहा बजट से आप क्या समझते हैं, आम बजट और अंतरिम बजट में मुख्य अंतर को रेखांकित करते हुए बजट का जनसंख्या लाभांश पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करिए। यूपीएससी के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, एक एक क्वेश्चन जो है 3-3 क्वेश्चनों से जुड़ा है। पहले तो कह रहा बजट से आप क्या समझते हैं, पहले ये बता दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस कराऊंगा, आज मैं आपको दो रहा हूं दो चीजें, एक तो ये क्वेश्चन लिखना, दूसरा अब इसका कंटेंट ढूंढना पूरा। एक तो अंतरिम बजट आप पूरा तैयार करके आएंगे, मैं अंतरिम बजट आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। पहला क्वेश्चन देखो यहां पे है, दूसरा पार्ट आपका ये है बजट और अंतरिम बजट के मुख्य अंतर को रेखांकित करते हुए जनसंख्या लाभांश, तीसरा आपका यहां पे ये कीवर्ड है, ठीक है। तो एक तो अंतरिम बजट और इधर बजट और तीसरा जनसंख्या लाभांश, तीन चीजों को जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है, 3 शब्द है आपका, तीसरा आपका जनसंख्या लाभांश। क्वेश्चन लिख लो सारे लोग जितने भी हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए, और ये आप अपने होमवर्क में लिख लीजिए, ये तीनों शब्द पे काम करके आना है। देखो इस बार के बजट में जनसंख्या को लेकर बात की गई है, आपको पता है ना इस बार की जनगणना आई नहीं है, इस बार की जनगणना आई नहीं है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट के भाषण में कहा है कि तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसांख्यिकी बदलावों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा कि कैसे हम जनसंख्या को नियंत्रित करें। तो जल्द ही हो सकता है सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी कुछ कार्य करे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है भारत, पार कर चुके हैं चाइना को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। देखो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 26 अप्रैल तक, 26 अप्रैल तक नहीं तो मान लो 1 मई तक, मई मतलब 26 मई को एग्जाम है ना, तो 30 अप्रैल तक मान लो पढ़ के जाना है करंट अफेयर्स। देखो द हिंदू को तो आदत बना लो, मेंस में काम आएगा द हिंदू, प्री में तो काम आएगा ही आएगा, मेंस में ही आएगा डेली। मतलब आपको पास नहीं आ रहा तो सब्सक्रिप्शन ले लो, और अन्यथा खुद पढ़ो। मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा, 1 मार्च को याद दिला देना, 1 मार्च को न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इस पे काम करेंगे हम लोग।
न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें 1 मार्च में काम आएंगे। अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? लिख लो क्वेश्चन भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो लिख लो। मैं एक क्वेश्चन आपको भेज भी देता हूं, ठीक है, लिखना सीखे वाले ग्रुप में भेज देता हूं, आईएएस वाले ग्रुप में भेज देता हूं। तो ये क्वेश्चन लिख लेना और इसको मैं डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें? लग रहा है कि चीजें ठीक है, इसी डायरेक्शन पे आगे बढ़ेंगे। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके खूब सारे, करंट से भी एक टॉपिक हो जाएगा आपका, ये आपका करंट से भी टॉपिक पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दीक्षा जी, यदि न्यूज़पेपर पढ़ने का समय थोड़ा सा निकालना चालू कर देना, और ज्यादा नहीं, मतलब टेक्निक पहले सीख लेना एक बार, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता दूंगा। 1 तारीख के शाम को 8 बजे वाले सेशन में जरूर रहना सारे लोग जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं सारी चीजों को लेकर, क्योंकि उसमें मैं बहुत बात करूंगा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। 2025 वाले बच्चों के लिए रहेगा वैसे वो सेशन, लेकिन उसमें वो टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब आराम से करिए, बढ़िया से, जबरदस्त तैयारी करनी है हमें। अगली क्लास आपकी कब की शेड्यूल है? अगली क्लास आपकी कब की शेड्यूल है? प्लानर एक बार सारे लोग जरूर निकाल लीजिएगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे है आपका प्लानर, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करके आपको देखना पड़ेगा, डेट वाइज आपका प्लानर लगा हुआ है। तो आज की क्लास तो 23 फरवरी वाली क्लास आज आपकी हो गई। कल जो है सीसेट की क्लास रहेगी आपकी 9 बजे। हो सकता है रिकॉर्डेड सेशन आ जाए आपके पास, लाइव नहीं आएगा तो रिकॉर्डेड आ जाएगा, बट क्लास होगी, ये ध्यान रखना। मैथ और रीजनिंग को लेकर जो आपकी दुविधा है ना, उसके लिए मैंने काम किया ये वाला। तो कल 7 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। 7 PM वाली क्लास अब आपकी यूपी वालों के लिए होगी, उत्तर प्रदेश। वो 6 बजे क्लास हो गई है, 7 PM को क्लास नहीं है, 7 PM क्लास नहीं है। 7 PM में जो क्लास है वो यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए है, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के चैनल पर, वहां पे क्लास होगी 7 PM को शाम को आज। अगली क्लास आपकी 26 फरवरी को है, मेरी जीएस की 26 फरवरी को क्लास है। तब तक के लिए टास्क है अंतरिम बजट को बना के लाना, और अंतरिम बजट के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं लूंगा। अच्छा, अब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ सारे लोग। टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है, एक ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आईएएस का, आईएएस एग्जाम का। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। तो पहले तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो आप सभी लोग, और इस ग्रुप पे आ जाओ। इस ग्रुप पे हम डिस्कस करेंगे, यहां पे आपके नोट्स देखना है, आप क्वेश्चन भी लिख के भेजोगे, तो इस ग्रुप को हम थोड़ा सा 5-10 मिनट देंगे, और मैं डेली इस ग्रुप पे आप लोगों के साथ रहूंगा। तो ये ग्रुप आईएएस वाले बच्चों का ग्रुप है, मैंने लिंक भेज दी आपके ग्रुप की, ठीक है। आईएएस एग्जाम 2024 ऑफिशियल ग्रुप के नाम से है आपका ये ग्रुप, और ये ग्रुप की लिंक आपको आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहां से ज्वाइन जरूर कर लेना सारे लोग, ठीक है। एक बार यहां पे सारे आ जाओ। हाँ, शब्द सीमा जो रहेगी ना आपकी 250 शब्द रहेगी, इसकी क्वेश्चन बड़ा है ये, 250 शब्दों में लिखेंगे। समय जो रहेगा आपका लगभग 10 मिनट का टाइम रखिएगा इसमें, ठीक है, 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। 2 प्रकार की शब्द सीमा है, 150 शब्द और 250 शब्द, है ना। 2 प्रकार की शब्द सीमा आपकी पूछी जाती है ना। 6 बजे आपकी क्लास होगी यूपी पीसीएस वाले बच्चों की, आज से 6 बजे शाम को। उसमें भी एमसीक्यू में ही कराऊंगा, और केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास रहेगी आपकी डिटेल में, ठीक है ना। तो घर से काम करके लाएंगे नहीं लाएंगे सभी लोग? जितनी चीजें बताऊं अब घर से भी करके लाना है, ठीक है। बजट पूरा तैयार करके आ जाना, मिल जाएंगे आपको, मतलब बजट पीआईबी की साइट में पड़ा हुआ है, मैं लिंक भेज दूंगा आपको बजट की, केंद्रीय बजट टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को, तो बजट वहां से कर लेना, अंतरिम बजट।
और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे पूरे को। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बस अब साथ देना है आप लोगों को और ये सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अपने मित्रों तक। जहां भी 24 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सबको ये सेशन पहुंचना चाहिए, ये आप लोगों का काम है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। अगली क्लास हमारी 26 फरवरी को शेड्यूल्ड है, 9 बजे मिला करूंगा। 9 बजे 26 फरवरी को ये डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को लाइव सेशन रहेगा। ये क्वेश्चन घर करना है, घर पे करना है, घर पे कंटेंट इकट्ठा करना है और कॉपी इसकी भेजना है आईएएस वाले ग्रुप पे, आईएएस वाले ग्रुप पे करना है आपको। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो आईएएस वाला, ठीक है। वहीं पे आंसर वगैरह जो भी भेजना है आप भेज सकते हो, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं एक बार ग्रुप की लिंक भी आप लोगों को भेज देता हूं। यहां पे आपके चैट में भेज रहा हूं, चैट से सारे लोग ज्वाइन कर लो जो लोग नहीं जुड़े ना। और एक दूसरे की मदद करना है, ग्रुप में एक अच्छा माहौल बना के रखना है, ठीक है। चलिए आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। सभी लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और अब रेगुलर बने रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। 2024 को लेकर के बढ़िया से क्लास करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हूं और जो जो टास्क आपको दे करके जाऊं उन टास्क को पूरा करना है, ठीक है। चलो शुक्रिया, धन्यवाद।